Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is non-aligned movement. ठीक है? Non-aligned movement. This chapter, last chapter. Then we will start revising one chapter. One chapter we will revise. Now the first thing is factors responsible for the formation of non-aligned movement. ठीक है बेटा? तो यहाँ पर in your book it is written in the points. So I have not made the notes of this. The first is reaction against Cold War tension and the system of military alliances. ठीक है बेटा, यानी कि मैंने आपको बताया था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर दैट वॉज स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन USA एंड रशिया. USA was considered as the democratic bloc and Russia was considered as a communist bloc. ठीक है, तो कम्युनिस्ट ब्लॉक और डेमोक्रेटिक ब्लॉक के बीच में जो टेंशन थी उसकी वजह से ये नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट टेंशन द वर्ल्ड वॉज लीडिंग टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर कंडीशन, बिकॉज हियर ऑल्सो मेनी मिलिट्री एलियंसेस वर फॉर्म्ड like NATO and CETO. This was formed by the USA bloc and the Warsaw Pact was made by the Russian bloc. So a kind of competition started between America and Russia to provide help to the newly independent countries so that they can enforce either democratic government or the communist government in the respective countries. एक होड़ मच गई थी इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में टेंशन शुरू हो गई थी और मिलिट्री ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए थे. तो इसी की वजह से जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इवन बिफोर दैट व्हेन नेहरू इन मार्च 1947 सम लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हु वर द leaders of the underdeveloping countries or the countries which were under the control of some other country, they started thinking कि if we will get the independence, if we get the help from America, then we have to become the part of the American bloc. If we will get help from Russia, then we will be considered as the member of the Russian bloc. So to avoid this situation, they wanted to join hands together for their mutual help so that they can form an association in which all the countries can mutually help each other. They should not be considered as the part of any of the power bloc. ठीक है, फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे शुड म्यूचुअली वर्क विथ ईच अदर, म्यूचुअली हेल्प विथ ईच अदर. इस सोचते हुए जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड के कुछ और लीडर्स ने ये सोचा कि हमको एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहिए जो उन एशिया और अफ्रीका देशों का समूह हो जो कि किसी न किसी का कॉलोनी कभी न कभी रहे और अभी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या जस्ट अभी आज़ादी उनको मिली है, ताकि वो किसी पावर ब्लॉक के खेलवाड़ की चीज़ ना बन जाए, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस को एजर्ट करते हुए अपनी डिमांड्स को, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट के मार्ग पे ले जाएं. तो फैक्टर्स लीडिंग टू दी नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट फैक्टर हमेशा यही होगा बेटा कि द रिएक्शन अगेंस्ट द कोल्ड वॉर टेंशंस एंड द सिस्टम ऑफ द मिलिट्री एलियंसेस. तो हियर आई हैव मार्क, यू ऑल्सो मार्क इन योर बुक, an assertion of the national independence. Assertion for national independence में the independence that they have got after a long struggle, they don't want to become the plaything of the superpower again. That is why to preserve their freedom, these countries adopted a policy of keeping out of the alliances in general and especially the military pact. वो country चाहते थे कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने और हम लोग किसी खास तौर से मिलिट्री पैक्ट का हिस्सा ना बने. देन कम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एशिया और अफ्रीका की जो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, दे वांटेड टू डेवलप देमसेल्व्स, सो दे नीड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. फॉर दैट दे नीड टू डिपेंड अपॉन द USA और रशिया. तो उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एनी ऑफ द सुपर पावर, वाई नॉट वी जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड वी विल हेल्प ईच अदर टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. बजाय इसके कि हम अमेरिका से मदद लें और अमेरिका का हिस्सा बन जाएं, रशिया से मदद लें, रशिया का हिस्सा बन जाएं, हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की मदद करें, मदद करके खड़े होने की कोशिश करें. एंड इफ़ द अमेरिका इज प्रोवाइडिंग द हेल्प टू अस एंड इफ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, देन वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम अमेरिका एंड द सेम विद रशिया ऑल्सो. बजाय इसके कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ वन पावर ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक से हम दुश्मनी ले लें, ये बेहतर है कि हम एक दूसरे की मदद करें, अपने डेवलपमेंट के लिए खुद काम करें. और यदि हमें कोई ब्लॉक मदद करता है बिना शर्त के और वो यदि हमें पसंद आता है, हम अपने मेरिट और डीमेरिट्स पे उसको जज करेंगे, देन वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम दैट सुपर पावर ब्लॉक.
Then last but not the least, need for peace. The world had seen the 2 world war. Now the leaders of the world don't want to get involved in the 3rd world war situation. They have seen the crisis that has arises after the 2nd world war. So they want to develop the peace. Rather they appeal to the Russia and the America also not to get involved in this armament race, and they should work for the maintenance of peace in the world. ठीक है बेटा. तो these are the 4 factors. First is the reaction against the Cold War tension, system of military alliances, and assertion of the national independence, economic development and need for peace. Now come to the meaning of the non-alignment. Non-alignment का मतलब क्या होता है? Non-alignment means that the nation which are non-aligned, they should judge each issue on their own merits and demerits and do not toe the line of one or the other super power. ये मेन डेफिनेशन है आपके नॉन अलाइन मूवमेंट की. आपको ये याद रखनी पड़ेगी बेटा. डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है. देखो डेफिनेशन का मतलब समझो. नॉन अलाइन मीन्स दैट द नेशन विच आर नॉन अलाइन, जो नॉन अलाइन का हिस्सा है, दे शुड जज ईच इशू ऑन देयर ओन मेरिट एंड डीमेरिट. उनके पास कोई भी समस्या आती है तो वो अपने फायदे या नुकसान के हिसाब से उसको जज करें, ना कि किसी सुपर पावर ब्लॉक के लाइन को टो कर. दे शुड नॉट टो द लाइन ऑफ एनी ऑफ द अदर. दूसरे की लकीर का फ़कीर ना बने. ये नहीं कि वो जैसा कर रहा है हम उस पावर ब्लॉक का हिस्सा है तो हम उसी के जैसा करेंगे. हमारा कोई अपना जजमेंट किसी भी इशू के लिए नहीं होगा. इस सिचुएशन को वो अवॉइड करना चाहते थे. ठीक है, ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ द नॉन अलाइनमेंट. देन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट. यहाँ पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस टाइम इट केम इन दी बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो कि हु वर द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट. मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट किन्होंने बनाया, इसके मेन आर्किटेक्ट कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, मार्शल जोसेफ टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट एंड सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया. ये आपको नाम याद करना पड़ेगा कि दीज 4 वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम. नॉन अलाइन मूवमेंट नाम जो है उसको बनाया किसने, कौन से फाउंडर मेंबर्स थे, किनके एफर्ट से ये बना, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. देन कम द फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट. जहाँ तक फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट की बात है, इसके लिए आई वॉन्ट टू शो यू द नोट्स. देखो ये मैंने आर्किटेक्ट ऑफ नैम लिखा है. नोट्स मैं भिजवा दूंगी, डोंट वरी. आर्किटेक्ट ऑफ नैम में जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, मार्शल जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के, अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट एंड सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया. नाउ द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. पहला है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. मतलब नैम बननी उसके पहले क्या क्या स्टेप्स थे, कैसे नॉन अलाइन मूवमेंट बना. तो सबसे पहले एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वेंड बाई जवाहरलाल नेहरू इन न्यू दिल्ली इन मार्च 1947. मार्च 1947 क्या शो कर रहा है, यानी कि बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द एफर्ट वॉज स्टार्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू टू प्लान नॉन अलाइन मूवमेंट. दैट इज वाई ही कॉल्ड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, in which the concept of NAM was developed, in which they discussed कि how can we keep ourselves safe from the power block, and the concept of NAM was developed. Then come the Bandung conference. अब क्या हुआ कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन के दौरान when the military blocks NATO, CETO, Warsaw Pact it was formed, then during that situation of tension, India along with the China made 5 principles of peaceful coexistence, जिसका नाम दिया उन्होंने पंचशील. जब कोल्ड वॉर की टेंशन चल रही थी, नेटो सीटो बन रहे थे, टेंशन थी पूरे वर्ल्ड में, तब अलॉन्ग विद द चाइनीज़ प्रीमियर जवाहरलाल नेहरू मेड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और उनका नाम उन्होंने दिया पंचशील, विच बिकेम द बेड रॉक ऑफ द नैम. यही बाद में नाम के 5 प्रिंसिपल्स बने. फिर बैंडंग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इन दी बैंडंग कॉन्फ्रेंस जितनी भी कंट्रीज दे हैड पार्टिसिपेटेड अराउंड 29, दे अग्रीड ऑन दी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. दे गेव देयर दे अग्रीड ओवर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील मेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर. In the Bandung conference, it was stated that leaders subscribed, this give the subscription to the 5 principles of peaceful coexistence. Now the peaceful coexistence means all the nation and the systems of the government should exist side by side. यानी कि जितने भी नेशंस हैं एंड ऑल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट दे शुड एग्जिस्ट साइड बाई साइड. ये नहीं होना चाहिए कि वन गवर्नमेंट ओवर थ्रो द अदर गवर्नमेंट एंड टू कंट्रोल ओवर द कंट्री, या एक आइडियोलॉजी ही वर्ल्ड में होनी चाहिए. अगर उस देश की जनता उस आइडियोलॉजी को मानती है तो दैट आइडियोलॉजी कैन बी देयर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. यानी कि हर कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट है. अब बैंडंग कॉन्फ्रेंस का अचीवमेंट क्या था,
The significant achievement of the Bandung Conference was that NAM leaders showed complete unity. जितने भी तब तक NAM के जो मेंबर जिन्होंने साइन किया था NAM के चार्टर को, उन्होंने शो किया कि we will show complete unity and the agreement with each other and especially in supporting aim and objective of the UN. उन्होंने ये वादा किया कि all the members of the non-aligned movement they will work to fulfill the aim and objectives of the United Nations. Here I want to show you the 5 principles of Panchashil which is there in your book. You must learn this. जैसे first is mutual respect for one another's territorial integrity, non-aggression, non-interference in one another's internal affairs, equality and working for each other's benefit and peaceful coexistence. ये 5 principles of Panchashil हैं बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है. फिर we will discuss about the third step leading towards the non-aligned movement, that is Belgrade. बेलग्रेड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा, it was the first conference. Belgrade conference was the first conference. This was the first summit of NAM in 1961. ये 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट की फर्स्ट समिट थी. द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड अ 27-point डिक्लेरेशन इन विच अपील वॉज मेड फ्रॉम द सुपर पावर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड. जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ जो फर्स्ट समिट हुई थी नैम की, दैट वॉज हेल्ड इन 1961 इन बेलग्रेड. Belgrade is the capital of Yugoslavia, former Yugoslavia. Now the Yugoslavia is divided. Former Yugoslavia, जिसमें 27-point declaration was declared and appeal was made from the superpower to make peace and security in the world. Then it condemned the colonialism and racial segregation and called for the complete disarmament. उन्होंने अपील की सुपर पावर से that they should work for they should work for the complete disarmament and they should condemned colonialism and all kind of racial segregation. जितने भी नैम के मेंबर्स थे उन्होंने कोलोनिज्म और रेशियल सेग्रीगेशन को कंडेम्ड किया, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, जो आपके बोर्ड में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो, जैसे अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव आप देखोगे मोर और लेस सेम एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जैसे पहला ऑब्जेक्टिव नॉन अलाइन मूवमेंट का एबॉलिशन ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म, वर्ल्ड से इम्पेरियलिज्म और कोलोनिज्म खत्म होना चाहिए. सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस शुड बी मेंटेन. एंड ऑफ द रेशियलिज्म, ठीक है बेटा, रेशियलिज्म वर्ल्ड से ख़त्म होना चाहिए. रेशियलिज्म आप समझते हो ना, जैसे एपर्थीड जो था साउथ अफ्रीका में, चाहे जो ज्यूज़ और उनके बीच में था, आर्यंस रेस के बीच में जर्मनी में, जो ब्लैक और वाइट के बीच में था. तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दे शुड वर्क, नैम कंट्रीज शुड वर्क फॉर द डिसआर्मामेंट. दे शुड अपील टू द सुपर पावर ऑल्सो नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन द आर्मामेंट रेस. Then helping the United Nation, उनका एक ऑब्जेक्टिव था, all those who are the member of the NAM, they should work the United Nation organization to help their objective. And new economic monetary order should be formed in the country. New economic monetary order, they should get help from the इसका मतलब क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक मॉनिटरी ऑर्डर, यानी कि द रेट विथ विच द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक इज प्रोवाइडिंग monetary help to the countries, it should not be same for the developed countries, developed countries and the poor countries. मतलब they should provide the help according to the status of the country. The weaker nation should get more benefit from the World Bank at the cheaper interest, at the less interest. Then they should work for the protection of the environment also. They should work for the cultural equality. NAM stress the need for the cultural equality through restructuring the existing information order. They should maintain the cultural equality between the nation and they should work for the enforcement of human rights in their country. या human rights को fundamental rights नहीं लिखना, fundamental rights human rights को इंडिया में कहते हैं because it is incorporated into fundamental law of land, ठीक है. अब इसके बाद आता है रोल ऑफ नेहरू इन नॉन अलाइन मूवमेंट. नेहरू का क्या रोल था. अब हियर ऑल्सो आई हैव नॉट मार्क्ड इन माई नोट्स क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन इन योर बुक. अभी भी आपने देखा नेहरू का 2 रोल्स यू हैव सीन दैट ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. दूसरा आपने देखा ही कन्वेंट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. उसके बाद ही इनंसिएटेड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. उन्होंने पंचशील बनाया अलॉन्ग विद द चाइनीज़ प्रीमियर.
बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में जो 27 पॉइंट डिक्लेरेशन हुए थे, इंडिया एंड नेहरू ऑल्सो सपोर्टेड एंड ही लेड emphasis on the negotiation of the peace and the disarmament. He had stressed for maintaining the peace and the disarmament. इसके लिए भी उन्होंने ही हैज़ वर्क फॉर द सुपर पावर्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड. ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडॉप्शन ऑफ द सेड स्टेटमेंट. यानी 27 पॉइंट डिक्लेरेशन दैट वॉज डिक्लेयर्ड इन द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, नेहरू हैड अ मेजर रोल इन टू दैट. इंडिया सपोर्टेड 27 पॉइंट डिक्लेरेशन. Then opposition to the very idea of the power blocks and strong condemnation of the acts of aggression. Since India has got independence just at the we have got independence just 20 years before only. Even then Nehru was remembered in the history because of his role into the non-aligned movement. He fearlessly condemned all kind of colonialism, all kind of acts of aggression also. When NATO and SEATO was formed, Pakistan also became the part of the SEATO. Then also India left the path of the aggression and India refused to join of any of the military pact without thinking that Pakistan was the neighbor of India, and if he has joined the SEATO, the India should also have joined any of the organization. India fearlessly declared that he will not join any of the military pacts or military organization. जब कोरियन क्राइसिस टुक प्लेस इन 1940, देन ऑल्सो एट दैट टाइम इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड नॉर्थ कोरियन एग्रेशन अगेंस्ट द साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया ने जो साउथ कोरिया पे अटैक किया था, इसका भी खुल के इसको अपोज किया, इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड किया इंडिया ने. और वो भी इस टाइम पर जब इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में इतनी स्ट्रांग नहीं थी. जस्ट थोड़े ही दिन पहले इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल किया था. His cool handling of the situation. After joining SEATO alliance, the Pakistan became more hostile towards India. When Pakistan joined SEATO, क्योंकि it was the same kind of organization that was formed during the second and first world war also, कि attack on one country, then all the member nation of the SEATO will come to help that particular country. So it was a, you can say, the challenging condition at the time before the India. Even then India did not choose the path of the aggression. India refused to join any of the military organization. Even then Pakistan has joined SEATO. फिर देखो, इंडिया एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड अफेयर्स एंड वर्ल्ड पीस. नेहरू वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल टू present India before the world as a ambassador of the peace. Nehru was remembered in the history because of his efforts in making the non-aligned movement an effective movement. Even still also it is existing. The things for which Nehru will be remembered by the history in his honesty. He did not seek to gain advantage by playing one power block against the another. He never took the advantage, although he had a lot of opportunity at that time, but उन्होंने कभी advantage नहीं लिया कि we will take the help of one power and we will try to lower down the domination of the other power or trying to get benefit out of those. कोई भी उन्होंने कोई ट्रिक, कोई चाल नहीं अपनाई, but he himself projected as the peace ambassador for the world. So one topic is left only. Next class में we will discuss that topic. You learn till here. Come prepared, beta. Work hard. Don't get disappointed. Work hard. Okay. Learn till here. Read it carefully. If you have any doubt, you can ask in the next chapter. Next chapter में I will give you certain question that you will have to do in your copy. And after the end of the chapter, I will also send you the notes through the Matthew sir. Okay. So you can write the notes also, and some of the question that is very frequently is asked during the board examination, that also I will give. Thank you beta. Thank you so much.